नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। ईरान अमेरिका युद्ध में ऐसा क्या हुआ कि भारत की संसद में संग्राम हो गया। पीएम मोदी वर्सेस इंडी के बीच क्या क्या हुआ है आज आपको दिखाऊंगा। राहुल गांधी एंड टीम ने संसद में ईरान पर गदर काट दिया, तो मोदी सरकार ने क्या जवाब दिया है आज आपको यह भी बताऊंगा। और भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कब बढ़ जाएंगे, मोदी सरकार ने क्या बड़ा ऐलान कर दिया है, यह खबर भी लाया हूं। ईरान का तेल जला रहा, पानी सुखा रहा, ट्रंप का ऐसा एक्शन जिस पर दुनिया भर में लोग सदमे में क्यों आ गए आज आपको बताऊंगा। क्या इजराइल अमेरिका ने ईरान पर हड्डी गला देने वाले हथियार से हमला कर दिया है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर कहां कहां जवाबी हमले में धुआं धुआं कर दिया। यानी ईरान अमेरिका युद्ध की सबसे लेटेस्ट तस्वीरें और हर रिपोर्ट का चैप्टर खोलूंगा। ईरान पर ट्रंप ने हमला क्यों किया, ट्रंप के करीबी ने ही ऐसा राज खोल दिया कि सुनकर हिल जाएंगे। ईरान को ठोकते ट्रंप का हमला चीन पर, युद्ध नहीं रुका तो दुनिया भर में हाहाकार मचेगा क्या। कहीं से सोना लूटा, कहीं से तेल, मासूम लोगों को मारकर दादागिरी करने वाले अमेरिका की क्लास भी लगेगी आज। ट्रंप को बड़ा झटका, एक खामनेई को मारा, दूसरा सामने आकर खड़ा हो गया। कौन है नया खामनेई? ईरान के नए खामनेई में ऐसा क्या है कि अमेरिका इजराइल की मुश्किल और बढ़ने वाली है, आज इसका चैप्टर भी होगा। और आखिर में होगा हमारा स्पेशल सेगमेंट। सोचा है कभी ये 100, 500, 200 के नोटों को फोटोकॉपी मशीन में रखकर अगर कॉपी निकालना चाहिएगा तो क्या होता है, सोचे हैं कभी? सुनकर शौक लगेगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। दिल्ली के मास्टर प्लान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल बैठक की है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। 1 घंटे से ज्यादा चली बैठक में पीएम मोदी ने मास्टर प्लान को लेकर जानकारी ली। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को आरोप मुक्त किए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि यह फैसला तथ्यात्मक रूप से गलत है और आपराधिक कानूनी प्रक्रिया को उलटता है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सभी 23 आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया है। कोलकाता में एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी का धरना चौथे दिन भी जारी है। ममता बनर्जी मतदाता सूची से नाम हटाने का विरोध कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर्चे बांटने की कोशिश कर रही है और मैं पार्टी नेताओं को उन्हें पकड़ने और पुलिस को सौंपने का निर्देश देती हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल उल्लंघन का मामला गर्माता जा रहा है। केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार की तरफ से पूछा गया है कि राष्ट्रपति के दौरे में नियमों का पालन क्यों नहीं हुआ और कार्यक्रम स्थल क्यों बदला गया। बंगाल के मुख्य सचिव ने जवाब देने के लिए और वक्त मांगा है। दिल्ली के उत्तम नगर हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी सायरा समेत 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में कुल 14 आरोपी पकड़े गए। उत्तम नगर में होली के दिन गुब्बारे को लेकर हुए विवाद में तरुण नाम के शख्स की हत्या हो गई थी। आज पीड़ित परिवार सीएम रेखा गुप्ता से मिला और न्याय की गुहार लगाई। आपत्तिजनक गाने के मामले में रैपर बादशाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बादशाह के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी हुआ है और उन्हें पुलिस के सामने तत्काल पेश होने के लिए कहा गया है। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद बादशाह ने माफी मांगी है। कहा है कि ट्रैक को सभी प्लेटफॉर्म से हटाया जा रहा है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। ईरान अमेरिका युद्ध में ऐसा क्या हुआ कि भारत की संसद में संग्राम हो गया। पीएम मोदी वर्सेस इंडी के बीच क्या क्या हुआ। राहुल गांधी एंड टीम ने संसद में ईरान पर गदर काट दिया, मोदी सरकार ने क्या जवाब दिया। और भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कब बढ़ेंगे, मोदी सरकार ने क्या बड़ा ऐलान कर दिया है। सबसे पहले इसका चैप्टर। जिस युद्ध को डोनाल्ड ट्रंप 4 दिन का समझ रहे थे, 4 दिन में निपटा दूंगा, वो ऑलरेडी 10 दिन खिंच चुका है बॉस। और अभी कितने दिन चलेगा किसी को पता नहीं। और हर दिन के साथ ईरान युद्ध और भीषण होता जा रहा है। नई नई मिसाइलें चलने लग गई हैं, नए नए बम गिर रहे हैं। कोई क्लस्टर बम मार रहा है, कोई हड्डी गला देने वाला बम मार दे रहा है, कोई तेल डिपो में आग लगा दे रहा है, कोई पानी के प्लांट फोड़ दे रहा है ताकि लोग प्यासे मर जाएं। मतलब इस लेवल पर युद्ध चला गया है जो किसी ने सोचा नहीं था, वो हो रहा है। आज आपको बताऊंगा कि ईरान के भीषण युद्ध के बीच एक युद्ध देश के अंदर भी शुरू हो गया है और वो है सियासी युद्ध। प्रधानमंत्री मोदी और इंडी वालों के बीच सियासी युद्ध का मैदान बना संसद। आज संसद का सत्र फिर से शुरू हुआ, बजट सत्र वाला। तो क्या गदर मचा, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी की पार्टी सब कूद गए। ईरान युद्ध पर ऐसा बवाल संसद के अंदर बचा कि दूसरी बातें लोग भूल ही गए। संसद का सत्र शुरू हुआ तो लोग लगा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बात होगी।
लेकिन ओम बिरला का मामला तो साइड में लग गया। संसद के अंदर नया बवाल ईरान के युद्ध को लेकर शुरू हो गया। कांग्रेस ने इंडी गठबंधन के साथ मिलकर आज गाड़ी ईरान के युद्ध की तरफ मोड़ दी कि इस पे चर्चा करो, बाकी सब अभी छोड़ो। इसी पर संसद में आज पहले दिन अच्छा खासा हंगामा हुआ। संसद चली नहीं पाई क्योंकि सरकार की तरफ से भी साफ संकेत मिल गया कि ईरान युद्ध पर भारत की संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। भारत सरकार की तरफ से क्या क्या किया जा रहा है वो आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों सदनों में बताया। इतना ही काफी है क्योंकि दूसरे युद्ध दूसरे का है। वो कह रहे हैं कि भाई हम संसद में विदेश मंत्री ने बयान दे दिया, अमेरिका लड़ रहा है, ईरान लड़ रहा है, हम यहां क्या संसद में चर्चा करेंगे। भाई यहां पे आप सदन में देश की बात कीजिए। विदेश मंत्री का बयान हो ही गया। दूसरों के युद्ध में बेवजह क्यों पड़ना यह कहा जा रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन अड़ गया कि नहीं चर्चा करो, नहीं तो सदन ही नहीं चलने देंगे। अब युद्ध मिडिल ईस्ट में हो रहा है। भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि वो किसी पक्ष के साथ नहीं है। तो कहा जा रहा है कि भाई चर्चा किस बात पर होनी है। जहां तक बात एनर्जी संकट को लेकर है तो सरकार भरोसा दे रही है कि हमारी नजर बनी हुई है। फिर भी इंडी गठबंधन ने आज कई सवाल उठाए हैं। ईरान युद्ध को लेकर आज संसद में कैसे संग्राम हुआ, विदेश मंत्री ने क्या कहा, राहुल गांधी अखिलेश यादव ने क्या कहा, क्या देश में तेल की कमी है नहीं है, तेल की कीमतें कब से बढ़ जाएंगी, सरकार ने क्या बड़ा ऐलान किया है, नरेंद्र मोदी ने आज कौन सी बड़ी बैठक की है, सब कुछ आपको बताऊंगा। और ईरान ने भारत के पक्ष में वो कर दिया जिससे इंडी गठबंधन का जो एजेंडा है वो भी धुआं धुआं हो गया। आज इसकी भी बात होगी। इस पूरे युद्ध के दौरान कैसे पूरी दुनिया में महंगाई बम सुलग रहा है और फटने को तैयार है, इसकी भी बात होगी। लेकिन पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। India is in favor of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। सरकार अपना पक्ष साफ करे कि वॉर को वो किस तरीके से ले रहे हैं, उनका राय क्या है इस पर। इनका इंटरेस्ट राजनीति करके अपनी ओछी राजनीति को आगे बढ़ाने का है। देखिए, आज से संसद का सत्र दोबारा शुरू हो गया। यह बजट सत्र का दूसरा पार्ट है जिसकी शुरुआत आज से हुई। लेकिन जिस तरह से पिछले पार्ट में खूब बवाल हुआ था वैसा ही इस सत्र में पहले दिन भी देखने को मिला। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया। इंडी गठबंधन इस बात पर अड़ा है कि मोदी सरकार को ईरान युद्ध पर चर्चा करानी चाहिए संसद। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार इस चर्चा से डर रही है। राहुल गांधी हर बात में डर शब्द का इस्तेमाल करना नहीं भूलते। सुनिए उन्होंने क्या कहा। वेस्ट एशिया में हो रहा है, उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब सेंट्रल चीज है, मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है। उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया। यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है? डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी। प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा। तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो युद्ध चल रहा है इससे भारत की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होगा। भाई आपके हिसाब से तो ये इकोनॉमी डेड है। आप तो कहते हैं कि ये डेड इकोनॉमी है, तो डेड इकोनॉमी को क्या नुकसान हो सकता है? यानी आप मानते हैं कि इकोनॉमी जो है वो रॉकेट बनी हुई है, तभी ना नुकसान हो। जो चीज ऊपर होगी वो ना नीचे गिरेगी। आपके हिसाब से तो मरी हुई इकोनॉमी है, मरे हुए को कोई क्या मार सकता है? लेकिन जानते हैं अंदर अंदर के मामला क्या है। तो कह रहे हैं कि इकोनॉमी को नुकसान होगा, लेकिन वो कह रहे हैं फ्यूल प्राइस पे चर्चा करो, महंगाई बढ़ सकती है उस पर चर्चा करो, युद्ध के आर्थिक असर पर चर्चा करो। सवाल उठ रहा है कि चर्चा से निकालिएगा क्या, क्योंकि युद्ध तो अभी चल रहा है।
आर्थिक हालात हर दिन बदल रहे हैं। आप सदन में चर्चा कर भी लीजिएगा तो वहां जो फ्यूल प्राइस बढ़ना है उसका क्या कर लीजिएगा? सरकार भी यही ना कहेगी कि भाई अभी हमारे पास इतना दिन का स्टॉक है, वो तो वो बता ही रही है। वो कहेगी कि हम इधर से उधर से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उसको बनाए रखना है, वो तो वो बता ही रही है। तो चर्चा करके क्या कीजिएगा? उस चर्चा से कुछ क्या डोनाल्ड ट्रंप सुनेगा कि भारत की संसद में चर्चा हो रही है, एक काम करते हैं युद्ध रोक देते हैं, या ईरान में स्थितियां बदल जाएंगी? फ्यूल प्राइस अगर बढ़ जाए तो भी चर्चा का मतलब समझ में आता, अभी तो बढ़ा भी नहीं है। एक ऑन गोइंग वॉर जिसमें पल पल चीजें बदल रही हैं, जिसमें हर दिन नए नए हमले हो रहे हैं, नए नए बयान आ रहे हैं, युद्ध की रणनीति बदल रही है, उस पर अभी चर्चा करके विपक्ष क्या हासिल करेगा? भाई एकदम से आपको लगे कि पेट्रोल के दाम भाग रहे हैं, महंगाई भाग रही है, पूछिए सरकार से, कौन मना करता? लेकिन अभी कुछ हुआ ही नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इससे पीएम मोदी के रुख का पता चलेगा। तो युद्ध को लेकर भारत का क्या रुख है ये तो पहले से ही क्लियर है। भारत किसी के पक्ष में नहीं है, वो तो ऑलरेडी कह रहा है। भारत ने ना ट्रंप को फोन किया कि बहुत बढ़िया मार रहे हो, ना उन्होंने ईरान को फोन करके कहा कि आप ठीक मार रहे हैं। भारत तो मिडिल ईस्ट के देशों से कह रहा है कि भाई आप तो बीच में फंस गए, आपके साथ गलत हो रहा है और हम शांति चाहते हैं। भारत डायलॉग डिप्लोमेसी पर लगातार जोर दे रहा है और अगर ईरान युद्ध पर संसद में चर्चा भविष्य में होगी भी तो प्रधानमंत्री का यही स्टैंड होगा। ईरान युद्ध को लेकर भारत का क्या स्टैंड है, विदेश मंत्री ने भी संसद के अंदर बता दिया। ऐसा नहीं है कि सरकार ने नहीं बताया। सुनिए विदेश मंत्री ने क्या बयान रखा संसद के अंदर। India is in favor of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint, and ensuring the safety of civilians. 2. The well-being and security of the Indian community in the region is our priority. We will continue to work with the governments of the region towards that end. And 3. Our national interest, including energy security and trade flows, will always be paramount. संसद में विदेश मंत्री ने युद्ध को लेकर सरकार का पक्ष रखा। सरकार क्या क्या कर रही है, पीएम मोदी कैसे हालात पर नजर बनाए हुए हैं, कैसे पीएम मोदी भारत के हितों को और मिडिल ईस्ट में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा में लगे हैं, इसकी वहां पर डिटेल दी गई। लेकिन विपक्ष को डिटेल जो है ना वो नहीं चाहिए, उसको इस पर चर्चा चाहिए। आप देखिए कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर लोकसभा में जवाब दे रहे थे तो विपक्ष कैसे बाहर हंगामा कर रहा था। लोकसभा में उस वक्त क्या माहौल था बाहर, जरा वो भी देखिए। आप सुनिए माननीय विदेश मंत्री जी, जो आप सवाल को उठाना चाहते हैं उसका जवाब दे रहे, स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप सुनना नहीं चाहते, पहले से प्ले कार्ड लेके आए हैं। ये प्ले कार्ड लेके क्यों आए? कई बार अध्यक्ष जी ने कहा प्ले कार्ड लेकर के सदन में नहीं आया जा सकता, फिर भी आप तैयारी के साथ इस सदन को नहीं चलने देना। यानी सदन के बाहर भी बैनर पोस्टर लहराए गए और अंदर भी हंगामा हुआ और वहां पूछा जा रहा है कि भाई अगर आप सवाल उठा रहे तो जवाब जो व्यक्ति देगा उसको सुनिएगा ना, विदेश मंत्री को सुनिएगा ना। इधर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन पीएम मोदी को यह कहकर घेर रहे हैं कि वो युद्ध पर चर्चा से भाग रहे हैं। उधर बीजेपी ने राहुल गांधी को यह कहकर घेर दिया कि वो कांग्रेस अपने ही मोशन पर चर्चा करने से भाग रही है। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उस पर आज चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष ने संसद ही नहीं चलने दी। अब बीजेपी कह रही है कि ये लोग तो अपने ही मुद्दे से भाग रहे हैं। सुनिए पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं। आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस डिबेट से भाग रही है। कांग्रेस के आग्रह पर नोटिस एडमिट किया गया, स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, वैसे तो उन्होंने ठीक से बनाया भी नहीं था, उसको दुरुस्त करके एडमिट किया गया। आज की तारीख तय की गई थी चर्चा करके। एक मोशन जब एडमिटेड है और आज उनके साथ चर्चा करके तय हुआ था कि आज उस पर चर्चा होगी, उस पर आज डिबेट होगी, उसी समय वो दूसरा मोशन लाते हैं। इनको ना तो कोई पार्लियामेंट्री प्रोसीजर समझ है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हैं। जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं उनके मन में शायद संसद चलाने की इच्छा ही नहीं है। संसद के अंदर और संसद के बाहर इंडी गठबंधन के सांसदों ने आज ईरान युद्ध पर चर्चा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इंडी गठबंधन का तर्क यह है कि बजट सत्र के दूसरे पार्ट से पहले ही दुनिया में हालात बदल गए, इसलिए जरूरी हो जाता है कि मौजूदा वक्त में इस पर चर्चा हो। विदेश मंत्री के एक तरफा बयान से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, हमें मिलकर देश को भरोसे में लेना होगा।
सरकार को डिटेल में बताना चाहिए कि एनर्जी संकट को लेकर उसके पास क्या प्लान है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि संसदीय परंपरा में विपक्ष को स्पष्टीकरण लेने का अधिकार होता है। इससे पहले यूएस डील में भी पीयूष गोयल सिर्फ बयान देकर चले गए, आज भी वही हुआ। चर्चा को लेकर जो मांग हो रही है उस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है वो भी सुनिए। सरकार अपना पक्ष साफ करे कि वॉर को वो किस तरीके से ले रहे हैं, उनका राय क्या है इस पर। और तमाम भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं एज ए टूरिस्ट, और भारतीय जो वहाँ पर हैं वो भी फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ जो जर्नलिस्ट गए थे वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, लेकिन जब उनकी कवरेज देख रहे हैं तो वॉर जर्नलिस्ट बन गए, तो वो कैसे लौटेंगे वापस। और फिर हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप, तो ये कहीं ना कहीं बहस होनी चाहिए। यानी विपक्ष का एक स्टैंड ये है कि भाई कुछ सवाल भी उठ रहे हैं कि भाई अमेरिका ने कह दिया कि तेल जो है वो इतने दिन खरीदिए, उतने दिन मत खरीदिए। इसको लेकर विपक्ष कुछ सवाल पूछना चाहता है। विदेश मंत्री ने बयान दिया, बैठ गए, अब वो सवाल वो किससे पूछे, उनका तर्क ये है। इसलिए विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा है। उधर मोदी सरकार कह रही है कि विपक्ष चर्चा की मांग तो करता है, लेकिन जब चर्चा में सरकार जवाब देने पर आती है तो विपक्ष सदन छोड़कर भाग जाता है। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने यही कहा कि कब कब विपक्ष ने चर्चा की मांग की और बिना जवाब सुने सदन से वॉकआउट कर दिया। सुनिए एक बार। इनका इंटरेस्ट कभी भी चर्चा में नहीं रहा है। इनका इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगेगा लेकिन हुड़दंग मचाने में है, हुलिगनिज्म। और मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूं इस हाउस में इनका रोल क्या है। इन्होंने बहुत हल्ला किया एसआईआर के बारे में, लगभग 18 घंटे चर्चा चली। और दुख की बात यह है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद इस सारी चर्चा में यह है वॉकआउट कर गए जब हमारे तरफ से जवाब देने की बारी है। उन्होंने बहुत हल्ला किया, ऑपरेशन सिंदूर, जरा चर्चा करो, पहलगाम का अटैक। 16 घंटे डिबेट चली और जब गृह मंत्री जी ने जवाब देने की बारी आई तो यह विपक्ष वॉकआउट करके चला गया। यह इनका रिकॉर्ड है। ईरान युद्ध पर संसद में चर्चा को लेकर सूत्रों से यह भी खबर है कि संसद में ईरान युद्ध पर कोई चर्चा नहीं होगी। सरकार ने विपक्ष के चर्चा के प्लान को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्री पहले ही दोनों सदनों में बयान दे चुके हैं, सरकार का कहना है। इस बीच ईरान युद्ध को लेकर आज पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग भी की है। पीएम मोदी ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की है। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस अनिल चौहान ने भी पश्चिमी एशिया के हालात पर चर्चा की। युद्ध के बीच भारत के हित प्रभावित ना हो इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी एक्टिव हैं, ये बताया जा रहा है। हालात पर नजर बनाए गए रखे हैं और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि पीएम मोदी ने तो ईरान से रिश्ते बिगाड़ लिए, बाकी देशों से बात की पर ईरान से नहीं की, पीएम मोदी ने इजरायल की साइड ले ली, उन लोगों को भी आज विदेश मंत्री ने जवाब दिया। विदेश मंत्री ने संसद में बताया कि एक तो इस वक्त ईरान के शीर्ष नेताओं से संपर्क बना पाना मुश्किल हो रहा है, दूसरी बात ईरान ने खुद भारत का आभार जताया है। सुनिए विदेश मंत्री ने इस आरोप पर क्या जवाब दिया। While attempts have been made, contacts with Iran at the leadership level are obviously difficult at this time. I have, however, spoken to Foreign Minister Arakchi on 28 February and 5 March 2026. We will continue these high-level conversations in the coming days. The Iranian side had requested permission on 28 February for 3 ships in the region to dock at our ports. This was accorded on 1 March. IRIS Lavan actually docked on 4th March in Kochi. The crew is currently in Indian naval facilities. We believe that this was the right thing to do, and the Iranian foreign minister has expressed his country's thanks for this human gesture. यानी विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भारत ने ईरान को छोड़ दिया है। अगर मिडिल ईस्ट के देशों से बात की, इजराइल से बात की, शांति बहाल करने की बात की, तो उन्होंने ईरान से भी संपर्क करने का प्रयास किया। वो कह रहे हैं अभी बात करना मुश्किल हो रहा है भाई, ईरान में कौन लीडरशिप है, नहीं है। और हमने आपको पाठशाला में कहा था इतना आसान है क्या ईरान में अभी बात करना? लीडरशिप कहां है क्या नहीं है भाई उनको भी पता है, उनको ट्रैक किया जा रहा है। कब कहां बम गिर जाए पता नहीं, वो बात कर रहे हैं सबसे क्या घूम घूम के।
तो भाई विदेश मंत्री यही कह रहे हैं कि उनसे बात करने का प्रयास हो रहा है, इतना आसान नहीं बात करना। 28 तारीख को युद्ध शुरू हुआ, ईरान के विदेश मंत्री से बात हुई, फिर कह रहे हैं 5 मार्च को बात हुई। उन्होंने कहा हमारे 3 युद्धपोत आपके यहां खड़े होंगे, उनको खड़ा करने का मौका दिया गया युद्धपोत को, और वो कह रहे हैं कि ईरान खुद हमारा आभार जता रहा है। यानी ईरान को भारत ने छोड़ नहीं दिया है, यह विदेश मंत्री ने संसद में खड़े होकर बताया। ईरान युद्ध रोकने के लिए भारत जो डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता दिखा रहा है, दुनिया को उसी पर लौटना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कि युद्ध की वजह से महंगाई का बम सुलग रहा है। साल 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, तब उसके बाद पहली बार क्रूड ऑयल के दाम $100 के पार चले गए थे, और अब ये कच्चे तेल की कीमत कहां जा रही है, जरा आप उसको देखिए कि क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं, क्रूड ऑयल, उसकी कीमत कहां आज की डेट में भाग गई है। और इसको पहले देखिए, फिर आपको बताता हूं कि भारत में ये कीमत बढ़ेगी कि नहीं। ये यूएस ईरान युद्ध का बता रहा हूं, उसमें क्या चल रहा है। उससे पहले, यानी युद्ध से पहले 27 फेब को, तब क्रूड ऑयल की कीमत क्या थी, $67 प्रति बैरल। ये जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था, 27 तारीख को। 2 मार्च को, यानी युद्ध शुरू हुआ और अगले 3 से 4 दिन के अंदर यह कीमत बढ़कर हो गई $82 प्रति बैरल। यानी 3 दिन के अंदर जो है यह कीमत $15 प्रति बैरल बढ़ गई। यह कोई मामूली जंप नहीं है। उसके बाद आप देखिए 9 मार्च, हफ्ते भर के अंदर अभी क्या स्थिति हो गई है। आज की डेट में क्रूड ऑयल की कीमत $119.50, यानी ऑलमोस्ट $120 के करीब हो गई है प्रति बैरल। तो आप जंप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 दिन के युद्ध में $67 से बढ़कर सीधा 120 के आसपास पहुंच गया मामला। यानी लगभग $53, $53 कीमत बढ़ गई है प्रति बैरल 10 दिन के अंदर। और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर यह युद्ध चला तो यह क्रूड ऑयल $150 प्रति बैरल पर भी जा सकता है, उससे भी ज्यादा जा सकता है। आज कच्चे तेल के दाम करीब 120 के करीब है। इससे हड़कंप मचा हुआ है। दुनिया के ताकतवर ग्रुप G7 ने इसे लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। कहा गया है कि तेल के दाम को काबू में करने के लिए जो इमरजेंसी ऑयल रिजर्व है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर यह रिजर्व इस्तेमाल किया गया तो यह 2022 के बाद ऐसा पहला मौका होगा जब यह खबर आई कि G7 देश ऑयल रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे। तब जाकर क्रूड ऑयल के दाम $120 से गिरकर करीब $104 प्रति बैरल पर आ गए। लेकिन यह तो टेम्पररी सॉल्यूशन है बॉस। अगर रफ्तार इसी तरह की रही, युद्ध भड़कता रहा, तो भाई हालात बेकाबू हो जाएंगे। और यही वजह है कि इसके लिए अमेरिका को कोसा जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वो तो युद्ध और महंगाई दोनों खत्म करने के वादों के साथ सत्ता में आए थे। लेकिन अब ट्रंप की युद्ध वाली सनक ने दुनिया का संकट बढ़ा दिया। शायद इसी सनक के चक्कर में ट्रंप हर चीज को खारिज कर रहे हैं। जो लोग ट्रंप को तेल की बढ़ी कीमतों के लिए दोषी ठहरा रहे हैं, ट्रंप उनको मूर्ख बता दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि तेल के तो जो दाम बढ़े हैं वो कुछ ही दिनों के लिए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के बदले ये बहुत छोटी कीमत है। और तुमको कहा किसने भाई कि ईरान का न्यूक्लियर हथियार खत्म कर दो? और वो तो पिछले अटैक में आपने कहा था कि खत्म कर दियो। 8 मार्च को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि शॉर्ट टर्म ऑयल प्राइसेस जो ईरान के न्यूक्लियर थ्रेट के खत्म होने के बाद तेजी से गिर जाएंगे, अमेरिका और पूरी दुनिया की सेफ्टी और पीस के लिए बहुत छोटी कीमत है। सिर्फ मूर्ख ही अलग सोच सकते हैं। यानी भाई का हिसाब यह है कि मैं जो कर रहा हूं सनक में मैं करता रहूंगा, तुम मूर्ख हो। कौन मूर्ख है ना बॉस, दिख रहा है दुनिया को। और किसकी मूर्खता की वजह से पूरी दुनिया फंस गई है इसमें, वो पूरी दुनिया को दिख रहा है। अमेरिका में ट्रंप के लोग ये नैरेटिव बनाने में लगे हैं कि ये तो शॉर्ट टर्म पेन है लॉन्ग टर्म गेन के लिए। इस तरह का शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन के मामले में चलता है। लेकिन ट्रंप और उनके लोग ईरान वॉर को जस्टिफाई करने के लिए जो नैरेटिव बना रहे हैं वो कैसे टिकेगा? अगर तेल के दाम में आग लगी रही तो दुनिया भर में हाहाकार मचेगा। ट्रंप से सवाल हो रहे हैं तो वो झल्ला रहे हैं। ईरान को भी मौका मिल गया। उसके विदेश मंत्री ने कह दिया कि ईरान पर हमला करके अमेरिका ने बड़ी गलती कर दी है। ट्रंप ने ईरान से जो युद्ध करके किया है उसका नाम रखा है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। लेकिन ईरान ने कह दिया कि यह ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नहीं है, यह ऑपरेशन एपिक मिस्टेक है। ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ऑपरेशन एपिक मिस्टेक के 9 दिन बाद तेल की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। सभी कमोडिटी आसमान छू रही है। वो क्या गलत कर रहे हैं? वो तो सही कर रहे हैं।
और अमेरिका कह रहा है कि भाई हम जो है ईरान का परमाणु हथियार फोड़ना चाहते हैं, परमाणु संयंत्र फोड़ना चाहते हैं। वहां समुद्र में है क्या? जो उसके शिप गिरा रहे हो, फोड़ रहे हो, वो शिप में रखा हुआ है परमाणु बम। वहां जो रिहायशी इलाके में ये घर फोड़ रहे हो, स्कूल में बम गिरा रहे हो, पानी के जो जगह है वहां पर फोड़ रहे हो, वहां पर रखा हुआ है क्या परमाणु बम? दुनिया मूर्ख है नहीं डोनाल्ड ट्रंप, आप समझते हो कि दुनिया मूर्ख है और इसलिए ऐसी बातें करते हो। ईरान लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। अगर लड़ाई लंबी चल गई तो फिर क्या होगा उसका ट्रेलर दुनिया ने देख लिया है। फिर भी ट्रंप ऐसा दिखा रहे हैं कि ऑयल के दाम बढ़ भी गए तो क्या ही हो गया। लेकिन उनकी खुद की सरकार कितने प्रेशर में है वो आप इस बात से समझिए कि जो अमेरिका कह रहा था कि उसने भारत को 1 महीने तक रूस से तेल खरीदने की इजाजत दी है, वही अमेरिका आज भारत से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि भारत रूस का तेल खरीदे। अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने कहा है कि यूएस ने भारत से समुद्र में पहले से मौजूद रूसी तेल को खरीदने और उसे भारतीय रिफाइनरीज में भेजने की अपील की है, ताकि पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच तेल सप्लाई की कमी और कीमतों में उछाल के डर को कम किया जा सके। यानी अमेरिका अब यह खुद चाहता है कि रूस का जो तेल समंदर में है, जो तेल चीन की रिफाइनरी में जाना है, उसे भारत ले ले, क्योंकि चीन के यहां जाने में, अनलोड होने में 6 हफ्ते का वक्त लगेगा। तो अमेरिका कह रहा है कि इससे अच्छा है रूस के उस तेल को भारत की रिफाइनरी में ले जाया जाए। युद्ध तुम लड़ो, दुनिया पे महंगाई का बम तुम फोड़ो, तेल की कीमतें तुम्हारी वजह से बढ़े, और उसके बाद तुम बताओ कि एक काम करो, ये वाला तेल तुम ले लो, वो वाला तुम ले लो, ये वाला तुम ले लो। शादी ब्याह का टेंट लग रहा है कि है छुट्टन तुम उधर लगा लेना टेंट, है तुम कुर्सी लगाओ, है तुम कालीन बिछाओ, है तुम देखो गद्दा लगा कि नहीं। तमाशा चल रहा है। तेल की कीमतों में आग लगी है और खुद अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है इससे, पूरी दुनिया टेंशन में, क्योंकि अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी, अगर तेल की सप्लाई में दिक्कत आएगी तो पूरी दुनिया पर असर पड़ना है। भारत में अभी तक सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आज सूत्रों के हवाले से खबर आई कि देश में किसी भी पंप पर पेट्रोल और डीजल की कमी की कोई समस्या नहीं, काफी स्टॉक है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर के रास्तों से कच्चे तेल की सोर्सिंग तेज कर दी गई है। भारत के पास ATF यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल का काफी स्टॉक मौजूद है, क्योंकि भारत ATF का प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, इसलिए भारत की किसी भी एयरलाइंस को घबराने की जरूरत नहीं। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया कि जब तक कच्चे तेल के दाम $130 प्रति बैरल को पार नहीं कर जाते, तब तक दाम बढ़ने की आशंका नहीं। यानी भारत में तेल की कीमतों का संकट तब खड़ा होगा जब यह कीमत 130 पर पहुंचेगी। लेकिन सवाल है कि 10 दिन में ही 67 से 120 हो गया, तो 120 से 130 जाने में कितना टाइम लगेगा। यह भी कहा गया कि भारत तेल गैस के स्टॉक के मामले में दूसरे देशों से बेहतर स्थिति में, यहां तक कई देशों ने स्टॉक के लिए भारत से संपर्क किया है। लेकिन अगर युद्ध भीषण होता गया, तेल के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे, तो फिर दुनिया के लिए बड़ी चुनौती होगी और भारत अछूता नहीं रहेगा। भारत में तेल की कीमत और महंगाई के लिए 130 का बैरियर है, तो यह बैरियर कभी भी टूट सकता है, यह भी आशंका है। लेकिन पाठशाला में अब अगले चैप्टर में देखिए कि ईरान का तेल जला रहा, पानी सुखा रहा ट्रंप का ऐसा एक्शन जिस पर दुनिया भर में लोग सदमे में क्यों आ गए। क्या इजराइल अमेरिका ने ईरान पर हड्डी गला देने वाले हथियार से हमला कर दिया है? ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर कहां-कहां जवाबी हमले में धुआं कर दिया, और ईरान और अमेरिका युद्ध की सबसे लेटेस्ट तस्वीरें और रिपोर्ट क्या कह रही है, अब इसका चैप्टर। ईरान अमेरिका युद्ध का आज 10वां दिन है बॉस। जिस युद्ध को ट्रंप सोच रहे थे कि अभी तभी कभी खत्म कर दूंगा, वो लगातार बढ़ रहा है और ईरान इजराइल में धमाके पे धमाके कर रहा है, अमेरिका के बेसिस फोड़ रहा है। ट्रंप बौखलाए हुए हैं, जिसके बाद ट्रंप ने वो एक्शन लिया है जिस पर दुनिया भर के लोग सदमे में, क्योंकि अब यह युद्ध जिस लेवल पर चला गया है, जिसमें ईरान के मिसाइल और ड्रोन अकेले टारगेट नहीं रह गए, ईरान को घुटनों पर लाने के लिए उसकी लाइफलाइन माने जाने वाले तेल डिपो पर मिसाइल गिरानी शुरू हो गई है। हमले भी ऐसे कि तेल डिपो ही नहीं, ईरान की सड़कें और नाले तक सुलगने लगे। इतना ही नहीं, ईरान को प्यासा मारने के लिए ईरान के पानी पर अटैक शुरू हो गया बॉस। आप सोचिए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर कहीं भी कहने लग जाते हैं कि उनका एयरफोर्स खत्म कर दिया, नेवी खत्म कर दी। एयरफोर्स और नेवी खत्म कर दिए हो तो वहां तेल के रिसोर्स क्यों जला रहे हो? पानी को क्यों टारगेट कर रहे हो? ईरान अब भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने अलग धमकी दे दी है कि उसकी लाइफलाइन और पानी पर हमला करते रहोगे तो पूरे मिडिल ईस्ट में वो तबाही मचा देगा, जिसकी झलक भी ईरान ने दुनिया को दिखा दी, ट्रेलर दिखा दिया है। यानी सैनिकों के बीच होने वाला युद्ध अब नागरिकों को मिटाने पर आ गया बॉस।
अमेरिका और इजराइल पर पहले ही ईरान में लड़कियों के स्कूल में बम गिराकर 150 से ज्यादा मासूम छात्राओं को मारने का आरोप लगा हुआ है। उस पर अब इजराइल अमेरिका पर उस व्हाइट फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है जो इंसानों की हड्डियां गला देता है। आज पाठशाला में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हमलों और ईरान के पलटवार की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। वो कौन सा बम है जो हड्डी गला देता है उसके बारे में बताऊंगा। कैसे अमेरिका जो है वो अब ईरान में तेल भी जला रहा है और पानी खत्म करके लोगों को मारना चाह रहा है, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। We have breaking news. The U.S. has launched strikes on Iran's water infrastructure. A dam and pumping station are reported hit with significant damage. The attack is part of a broader campaign against Iranian facilities. देखिए, ईरान का युद्ध अब ऐसा भीषण हो गया है कि ना अमेरिका इजराइल रुक रहे हैं और ना ईरान झुक रहा है। कोई क्लस्टर बम मार रहा है, कोई व्हाइट फास्फोरस बम मार दे रहा है, कोई तेल के डिपो उड़ा रहा है, कोई पानी के प्लांट फोड़ दे रहा है। तेहरान से आई इन तस्वीरों को आप देखिए बॉस। हवाई हमलों के बाद तेल डिपो से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती देख रहे हैं। भयानक आग है बॉस तेहरान में। आग इतनी भयंकर है कि पूरे इलाके में रात में उजाला हो गया बॉस। एक बार फुल फ्रेम तस्वीर दिखाइए, आप देख रहे हैं भयानक बम फूटा है वहां पर। और उसके बाद तेल डिपो में जो आग लगी है, बाप रे बाप। ये ईरान की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं तेहरान की। एक और तस्वीर देखिए, इसे तेहरान की सड़कों से गुजरते हुए किसी शख्स ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है, जिसमें ऑयल डिपो से आग के साथ ही धुएं का भयंकर गुबार उठता दिख रहा है। ईरान के ऑयल डिपोज पर अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद इसी तरह आग लगी हुई नजर आ रही है और काफी ऊंचाई तक धुआं फैला दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे फोटो में नहीं आता था परमाणु बम फटा तो ऐसा हो गया, उस टाइप का लग रहा है। लेकिन ये तेल डिपो में आग लगी। ईरान के ऑयल डिपो में बमबारी से भड़की आग सिर्फ डिपो तक सीमित नहीं रही, ईरान की सड़कें और गलियां भी इससे सुलग रही। ऑयल डिपो से निकला तेल उस इलाके की सड़कों के किनारे बने नालों तक में पहुंच गया और उसमें भी आग लग गई है। इस तस्वीर को आप देखिए, तेल डिपो में हमले के बाद कैसे एक सड़क पर बह रहे नाले में अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। दिखाइए एक बार। सड़कों के किनारे भड़की आग की तस्वीरें इसी तरह ईरान के कई शहरों में नजर आई। देख रहे हैं आप, वो नाले में तेल जा रहा है, उसमें आग लगी हुई है, बीच में गाड़ी चल रही है। ईरान के ऑयल डिपो में लगी आग से निकल रहा काला धुआं बड़े इलाके में फैल चुका है और इस काले धुएं ने सूरज की रोशनी तक को रोक दिया। कई इलाकों में दिन में अंधेरा छा गया। आप क्या सोच रहे हैं, रात का फोटो दिखा रहे हैं? ये दिन है बॉस। इतना काला धुआं हो गया कि लग रहा रात है। ये कर रहा है इजराइल और अमेरिका। अमेरिका इजराइल की इस तरह की बमबारी के बीच ईरानी मीडिया के रिपोर्टर ऑयल डिपो में भड़की आग की तस्वीरें दुनिया को दिखा रहे हैं। ईरान के तेल डिपो पर हमलों को लेकर इजराइल ने खुद दावा किया है कि उसने ईरान के 30 ऑयल डिपो पर बड़े हमले किए, जिनमें ईरान की राजधानी तेहरान के आसपास बने 3 बड़े ऑयल डिपो शामिल हैं। तेहरान के आसपास बने ये ऑयल डिपो सेना के लिए पेट्रोल डीजल सप्लाई करने के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। ईरान के ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों से अमेरिका इजराइल अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हो गए। अब ईरान के एनर्जी सेक्टर को टारगेट कर रहा है। ईरान के तेल डिपो पर अटैक हुए तो उसने भी तगड़ा पलटवार किया। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के हाइफा में बड़ा हमला किया, जिसमें इजराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। ईरान ने इस हमले में ऑयल रिफाइनरी को भारी नुकसान होने का दावा किया है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें हाइफा ऑयल रिफाइनरी में धमाके होते हुए और वहां से आग की लपटें उठती हुई दिखाई गई। यानी इजराइल इधर तेल के डिपो फोड़ रहा है, ईरान का रहा हम नहीं मार सकते क्या, हम अलग मार देंगे। भाई तेल का खेल चल रहा है। ईरान ने बहरीन की बापको तेल रिफाइनरी पर भी बड़ा अटैक करने का दावा किया है। इसे मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े और अहम तेल रिफाइनरी के तौर पर माना जाता है। इस रिफाइनरी में हर दिन 4 लाख बैरल कच्चा तेल रिफाइन होता है और इस रिफाइनरी में सिर्फ बहरीन ही नहीं, सऊदी अरब, कुवैत और यूएई जैसे देशों का तेल रिफाइनिंग का काम होता है। ईरान पर अमेरिका के हमले के साथ शुरू हुआ युद्ध इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट को चपेट में ले चुका है। एक दूसरे के एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर बमबारी से शुरू हुई ये लड़ाई अब पहले मिडिल ईस्ट की लाइफलाइन माने जाने वाले तेल पर पहुंची है।
अब ये उससे भी आगे बढ़कर पानी तक जा रही है। पहले ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया कि दोनों ने मिलकर उसके डीसैलिनेशन प्लांट यानी समुद्र के नमकीन पानी को, खारे पानी को पीने लायक पानी बनाने वाला जो प्लांट होता है उस पर हमला किया। ईरान कह रहा है कि तुम मेरा पानी मार रहे हो, मेरे लोग मर जाएंगे, क्या कर रहे हो? Iran's water infrastructure. और उसने इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किए जिसमें ईरान के नए डीसैलिनेशन प्लांट से धुआं उठता हुआ नजर आता है। इसके बाद बहरीन ने आरोप लगाया कि ईरान ने उसके वाटर प्लांट को निशाना बनाया। ईरान पर यूएई और कतर ने भी वाटर प्लांट पर हमले के आरोप लगाए। ऐसे में पानी पर पहुंच चुके युद्ध के लेवल ने सिर्फ ईरानी नहीं, खाड़ी देशों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों में 400 से ज्यादा वाटर डीसैलिनेशन प्लांट मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल घरों में पीने की पानी की सप्लाई के साथ ही इंडस्ट्रीज को चालू रखने और हरियाली को बनाए रखने के लिए किया जाता है। खाड़ी देश किस तरह पीने के पानी के लिए इन प्लांट पर निर्भर है उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया भर में जितना वाटर डीसैलिनेशन प्लांट है उसका 60% हिस्सा खाड़ी देशों में। अलग अलग देशों की बात करें तो कुवैत का 90% पानी इन्हीं प्लांट से आता है। ओमान का करीब 86% पानी डीसैलिनेशन प्लांट से आता है, मतलब समुद्र का खारा पानी मीठा बना के ये लोग यूज करते हैं। सऊदी अरब में 70% पानी डीसैलिनेशन प्लांट में तैयार होता है। यूएई का 42% पानी डीसैलिनेशन प्लांट से आता है। ऐसे में अगर ये वाटर डीसैलिनेशन प्लांट्स पर हमले तेज हो गए तो करोड़ों लोग जो है ना वो मर जाएंगे पानी की कमी से। बॉस, हाहाकार मच जाएगा। अरे तेल नहीं मिला तो गाड़ी घर में बैठेगी, यही ना होगा। दूसरे चीजों पर असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। पानी एक दिन नहीं मिलेगा तो आदमी मर जाएगा बॉस। और आप सोचिए क्या भयानक चीज चल रही है। उधर अमेरिका इनका पानी सुखा देना चाहता है, ईरान कह रहा तुम मेरा सुखा रहे हो, मैं इधर मार के तुमको बताता हूं मैं नहीं सुखा सकता क्या। वो ईरान को जो तकलीफ दी जा रही है वो इधर ट्रांसफर करता है ताकि लोगों को पता चले कि तुम जो मेरे साथ कर रहे हो वही मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं, तो कैसा महसूस हो रहा है। और अमेरिका जो कर रहा है, इजराइल जो कर रहा है कि आप पानी के प्लांट पर हमले कर रहे हो, जो आरोप लग रहा है, भाई ये तो टेररिज्म जैसा हो गया बॉस कि आप आम आदमी को मार दे रहे हो। चाह क्या रहे हो आप? भाई कोई आतंकी भी होता है वो भी तो यही बात कहता है ना कि उसका कोई मकसद है, उसको फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है फिर? ये टेररिज्म नहीं है क्या? क्योंकि तुम देश हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो तो तुम जो चाहे कर सकते हो। जानकार कह रहे हैं कि अगर सऊदी अरब के जुबैल डीसैलिनेशन प्लांट को हमले में गंभीर नुकसान पहुंचा तो राजधानी रियाद को एक हफ्ते के अंदर खाली करना पड़ सकता है बॉस। इस सब के बीच इजराइल ने अब ऐसा हथियार निकाला है जिससे भयंकर तबाही मच सकती है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने आरोप लगाया है कि 3 मार्च को इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के एक गांव पर व्हाइट फास्फोरस बम से हमला किया है। इस दावे की पुष्टि के लिए संस्था ने एक तस्वीर जारी की जिसमें हमले वाले इलाके में सफेद रंग का धुआं आसमान में उठता दिख रहा है। हालांकि फास्फोरस बम के इस्तेमाल की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह व्हाइट फास्फोरस बम एक ऐसा हथियार है जिसके इस्तेमाल पर कई तरीके के प्रतिबंध लगे हुए हैं। जैसे घनी आबादी के बीच इस तरह के बम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे रासायनिक हथियारों की कैटेगरी में गिना जाता है। व्हाइट फास्फोरस बम को इसलिए खतरनाक माना जाता है क्योंकि जब इसका सफेद फास्फोरस जलता है तो इसके केमिकल रिएक्शन से बहुत गर्मी पैदा हो जाती है और यह गर्मी करीब 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। इस गर्मी से इलाके के इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब जलकर राख हो जाते हैं बॉस। व्हाइट फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस और रबर को मिलाकर तैयार होता है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है और इतना भयंकर होती है यह आग कि इसे पानी से बुझाना मुश्किल हो जाता है। जब तक इलाके में ऑक्सीजन या बम में मौजूद व्हाइट फास्फोरस खत्म नहीं हो जाता तब तक तबाही मचाता रहता है। सफेद फास्फोरस इंसान के शरीर या जमीन या किसी चीज पर चिपकने के बाद बेहद खतरनाक रूप से जलता है। यह इंसान की बॉडी के टिश्यू के अंदर चला जा सकता है, हड्डियों को गला सकता है। इसके संपर्क में आने वाली व्यक्ति की जान का बचना नामुमकिन माना जाता है। इजराइल ने साल 2009 में यह माना था कि उसने गाजा पट्टी पर हमले के दौरान इस बम का इस्तेमाल किया था। अब आरोप लग रहा है कि ऐसा ही बम फिर इस्तेमाल किया इजराइल ने। साल 1977 के जिनेवा कन्वेंशन में व्हाइट फास्फोरस बम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जा चुका था और 1997 में यह तय हुआ था कि अगर रिहायशी इलाकों में इसका इस्तेमाल किया गया तो इसे केमिकल वेपन माना जाएगा। रूस ने भी इस कन्वेंशन पर साइन किए हुए, इसलिए इजराइल पर व्हाइट फास्फोरस बम के इस्तेमाल के आरोप पर रूस भड़क गया। रूस के सरकारी टीवी के दिए एक इंटरव्यू में क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि आज के दौर में दुनिया ने वो सब खो दिया है जिसे अंतरराष्ट्रीय कानून कहा जाता था।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब कानून का कोई वजूद ही नहीं बचा तो भला किसी से इन नियमों और सिद्धांतों को मानने के लिए कैसे कहा जा सकता है। यही नहीं, रूस ने अब राष्ट्रपति पुतिन के उस पुराने प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देशों की इस तरह के मुद्दों पर बैठक बुलाने की सलाह दी गई थी। हालांकि लोग तो सवाल पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन है किस बात के लिए? खाली बैठ के मीटिंग खेलने के लिए? खेलिए मीटिंग, अलुआ मीटिंग खेल रहे हैं आप, कुछ नहीं कर पा रहे आप दुनिया भर में। अमेरिका का जहां मन वहां मार दे रहा। क्या कर रहा है यूनाइटेड नेशन, बताइए जरा। WHO ने क्या कर लिया था चीन के खिलाफ? किस बात की ये संस्थाएं? कुछ नहीं। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाओ, बैठो उसमें, एसी में रहो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो। अरे हम यूनाइटेड नेशंस में काम करते हैं, अरे हम WHO में काम करते। क्या हो काम, ये तो बताओ। एक युद्ध तुमसे नहीं रुकता। फास्फोरस बम के इस्तेमाल पर मचे बवाल के बीच अमेरिका युद्ध के पहले ही दिन ईरान में लड़कियों के एक स्कूल में मिसाइल गिराने के मामले में घिरता दिख रहा है। दरअसल डच फैक्ट चेकिंग ग्रुप बेलिंकिट्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉशिंगटन पोस्ट की जांच में बताया गया है कि ईरान में जिस स्कूल पर हमला हुआ उसमें अमेरिका की सबसे घातक मिसाइलों में एक टॉम हॉक का इस्तेमाल किया गया। ईरान ने इस हमले से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में भी इसी तरह की मिसाइल यानी टॉमहॉक मिसाइल स्कूल के ऊपर गिरती दिख रही है और एक्सपर्ट्स का दावा है कि युद्ध में शामिल देशों में सिर्फ अमेरिका के पास ही इस तरह की मिसाइल है। जबकि अब तक ट्रंप ईरान के स्कूल के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे थे और इजराइल इसके लिए ईरान को जिम्मेदार बता रहे थे। आप सोचिए कि छोटे छोटे 160 बच्चे मर गए। अमेरिका कहता है इजराइल से पूछो, वही मारा है। इजराइल कहता है ईरान खुद मार लिया है। और वहां जांच रिपोर्ट कह रही है कि अमेरिका का बम दिख रहा है। आप सोचिए कैसा देश है बॉस। बच्चे मार दे रहा है, पानी के सोर्स पर अटैक कर दे रहा है। हालांकि आरोप सिर्फ अमेरिका इजराइल पर ही नहीं लग रहे, आरोप ईरान पर भी विवादों में रहे क्लस्टर बम के इस्तेमाल का लग रहा है। ईरान की तरफ से दागे गए इन क्लस्टर बॉम्ब्स में तेल अवीव में हो रहे धमाकों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। क्लस्टर बम का इस्तेमाल भी विवादित है, यह याद रखिए। तो इधर से भी वो हो रहा है, सारी नियमों कायदों ह्यूमन राइट सब की धज्जियां उड़ा के चल रहा है, उधर से ईरान भी वही कर रहा है। पाठशाला में अब इस बीच अगला चैप्टर देखिए। ईरान पर ट्रंप ने हमला क्यों किया, ट्रंप के करीबी ने कौन सा ऐसा राज खोला कि सुन के हिल जाइएगा। ईरान को ठोकते ट्रंप का हमला चीन पर, युद्ध नहीं रुका तो दुनिया भर में आकार मचेगा क्या। कहीं से सोना लूटा, कहीं से तेल, मासूम लोगों को मारकर दादागिरी करने वाले अमेरिका की क्लास लगाने वाला चैप्टर। ईरान पर ट्रंप ने हमला क्यों किया, 10 दिन बाद इसका सबसे बड़ा राज आज खुला। और यह राज खोलने वाला कोई और नहीं है, ट्रंप का अपना एक करीबी है। वैसे तो ईरान पर हमला क्यों किया गया, इसके पीछे ट्रंप और उनके लोगों ने खूब कहानियां बनाई, अलग अलग वजह गिनाते रहे, गोल पोस्ट चेंज करते रहे, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन अब ट्रंप का असली मकसद दुनिया के सामने खुल गया है और इसके साथ ही यह साफ हो गया कि ट्रंप अब तक ईरान को लेकर जो बात कर रहे हैं वो दरअसल असली प्लान छुपाने के लिए था। आप देखिए कि ट्रंप ने ईरान युद्ध पर अपना असली प्लान छुपाने के लिए क्या क्या कहा। पहले कहे कि ईरान एक आतंकी देश है, ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते। तुम हो कौन चेंज करने वाले भाई, लेकिन कह दिया कि नहीं हम करना चाहते। कह रहे हैं कि हमला नहीं करते तो ईरान हमला कर देता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट करना चाहता हूं। ईरान को दुनिया के लिए खतरा बता रहे हैं, इजराइल को बचाने के लिए हमला किया है। ये सारी बातें ट्रंप लगातार बोलते रहे। मतलब तय नहीं है कि इजराइल को बचाने के लिए किए, रिजीम चेंज के लिए किए, परमाणु बम के लिए किए, काहे के लिए किए, कुछ नहीं, जब जो मन में आया बोल दिए। लेकिन इस दौरान ट्रंप ने कभी अपना सीक्रेट प्लान नहीं बताया, जो अब पूरी दुनिया के सामने आया है। ट्रंप के बेहद करीबी सेनेटर ने ट्रंप का गहरा राज खोल दिया। ट्रंप के ईरान अटैक का एक बड़ा कनेक्शन वेनेजुएला से भी है। ट्रंप ने पहले वेनेजुएला पर कब्जा किया और उसके तुरंत बाद ईरान के खिलाफ युद्ध में उतर गए। इसी में ट्रंप का बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है, आज जिसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। The military is almost non-existent, if you will. We could hit the military itself very hard, but Venezuela and Iran have 31% of the world's oil reserves.
दुनिया में दो चीजें ऐसी हैं जो सबको चाहिए और सब उस पर कब्जा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक तेल, दूसरा सोना। और यही दो चीजें ऐसी हैं जो दुनिया चला रही है। जिसके पास तेल है, जिसके पास गोल्ड है, वो दुनिया का राजा है। और इसी के लिए युद्ध होते रहे, इसी के लिए बम बरसते रहे, सरकारें गिराई जाती रही हैं, देश तबाह किए जाते रहे, तख्ता पलट होता रहा है। वेनेजुएला से लेकर ईरान तक यही हो रहा है और अमेरिका का तो पूरा इतिहास ही ऐसा है। अब ईरान के मामले में यही खुलासा हुआ है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के एक सीनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, जिनको ट्रंप का बहुत करीबी और खास माना जाता है। लिंडसे ग्राहम ने ईरान पर हमले के पीछे का असली राज खोल दिया है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक टीवी प्रोग्राम में खुलेआम कहा बॉस कि ईरान के तेल पर अमेरिका की नजर है। वेनेजुएला की तरह ईरान पर कंट्रोल चाहते हैं। ईरान और वेनेजुएला के पास दुनिया का 31% तेल भंडार है। इतने बड़े तेल भंडार पर अमेरिका का नियंत्रण होगा। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। सबसे बड़ी बात कि इससे चीन को बड़ा झटका लगेगा। चीन इन दोनों देशों से तेल खरीदता रहा है। ईरान पर अमेरिका का कंट्रोल चीन के लिए बुरे सपने जैसा होगा। यानी सीधा हिसाब वही है बॉस जो हम आपको पाठशाला में बोलते रहे। ना तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम से इनको कोई खतरा था, ना ही ईरान किसी पर हमला करने जा रहा था, ना ही ईरान में सत्ता परिवर्तन कराना इनका असली मकसद था। पूरा खेल तमाशा तेल का है बॉस। इनको पूरे दुनिया में तेल जहां जहां है वहां घुसना है और लूटना है। अमेरिका एक गुंडागर्दी करता हुआ देश दिख रहा है, एक लुटेरा देश दिख रहा है कि जहां तेल है लाओ मुझे दो, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। सुनिए लिंडसे ग्राहम, डोनाल्ड ट्रंप के करीबी, खुद अपने मुंह से बता रहे हैं। Venezuela and Iran have 31% of the world's oil reserves. We're going to have a partnership with 31% of the known reserves. This is China's nightmare. This is a good investment, and we should applaud our men and women in the military who are doing something I've never seen done before. आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप अकेले सनकी हैं? उनके साथ का हर आदमी सनक में डूबा हुआ है। वो कह रहा है मुझे प्राउड है कि हम ऐसा कर रहे हैं। ये तो पूरी दुनिया को पता है कि जहां कहीं भी तेल दिखता है अमेरिका उस तेल पर कब्जा करने के लिए कूद जाता है। फिर आगे पीछे कुछ नहीं देखता बॉस। लोग तो इस बात का मजाक उड़ाते रहे, मीम बनाते रहे कि अगर खाने के तेल में ज्यादा तेल दिख जाए, खाने में तेल ज्यादा दिख गया तो कड़ाही में अमेरिका कूद जाएगा। ये इन लोगों का हाल है। उत्तर कोरिया पर ट्रंप हमला क्यों नहीं करते लोग पूछते हैं। किम जोंग भी तो धमकी देता रहता है, परमाणु हथियार होने का दावा खुलेआम करता है। ईरान में परमाणु बम तो अभी तक दिखा नहीं। उत्तर कोरिया तो खुले कहता है कि उसके पास है। वहां क्यों नहीं जाते डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका? क्योंकि उत्तर कोरिया के पास ना तो तेल है ना सोना है। ऊपर से वो ऐसा सनकी है कि परमाणु बम भी फोड़ देगा, इनको पता है। वेनेजुएला पर भी तेल के लिए अमेरिका ने हमला किया। वहां के राष्ट्रपति को उठा के ले आए, किडनैपिंग कर लिए बॉस। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है। अब इसीलिए ईरान पर हमला किया, ईरान के तेल पर कब्जा करने के लिए युद्ध छेड़ दिया और दुनिया को बता रहे हैं कि देखो हम तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। अरे मत करो, जाओ। वेनेजुएला का मामला ट्रंप ने क्लोज कर दिया। अब ईरान की बारी है। ये सोचे थे कि खामनेई को मार देंगे, वहां जैसे मादुरो को उठा लिए, खामनेई को मारेंगे, ईरान घुटनों पे गिरेगा, अपना कोई वहां पपेट बैठा देंगे कठपुतली, अब पूरा तेल उठा लेंगे। क्योंकि ईरान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है। ऊपर से उस तेल की क्वालिटी बहुत अच्छी। ईरान के अलावा अन्य खाड़ी देशों के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे हैं। ईरान ही वो देश है जो अमेरिका को आंख दिखाता रहता है, इसलिए ईरान पर हमला ही कर दिया। ईरान में करीब 209 बिलियन बैरल तेल का भंडार है। ग्लोबल सप्लाई का 4.5% तेल ईरान प्रोड्यूस करता है। प्रतिदिन करीब 3.3 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन। ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार चीन है। 2025 में चीन ने ईरान के तेल निर्यात का 90% से ज्यादा खरीदा था, क्योंकि बाकी देश उस तरह से खरीद ही नहीं सकते। अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा था। ईरान के तेल भंडार पर अगर अमेरिका का कंट्रोल हो गया तो चीन की परेशानी बढ़ जाएगी। और यही ट्रंप का प्लान भी है कि एक तो तेल ले लो, ऊपर से चीन के साथ खेल कर दो। ट्रंप ने पहले ही वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया। वहां के राष्ट्रपति मादुरो अरेस्ट है, अमेरिका की कैद में। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है, जो अब अमेरिका के कंट्रोल में। अगर ईरान के ऑयल रिजर्व पर अमेरिका का कंट्रोल हो जाता है तो ट्रंप के हाथ वो खजाना लग जाएगा जिससे अमेरिका ऑयल किंग हो जाएगा। भाई अगर आप देखेंगे इस वक्त हालत क्या है वेनेजुएला, उसको अगर आप देखेंगे वेनेजुएला, वहां पर 303 बिलियन, कह रहा हूं मिलियन नहीं, बिलियन बैरल तेल मौजूद है।
303 बिलियन बैरल तेल का भंडार है और दुनिया का 17 से 19% कच्चा तेल ये कहां पे है बॉस? ये है, आपको बता रहा हूं, वेनेजुएला में। दुनिया का 17 से 19%। वो तो ऑलरेडी ट्रंप ने ले लिया मदुरो को किडनैप करके। अब उसकी नजर है प्लस ईरान पर। ईरान में कितना है बॉस? ईरान में है 209 बिलियन बैरल। ठीक है, इसके पास 303, इसके पास 209। और ये दुनिया का कितना है बॉस? दुनिया का कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 11% से लेके 13% स्टोर है, रिजर्व है। दोनों देशों के पास कुल मिला दीजिए, अगर आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 30% दुनिया का तेल हो जाता है बॉस। 30% कच्चा तेल। अब आप खुद सोचिए कि अगर दुनिया के 30% कच्चे तेल के भंडार पर अमेरिका का कंट्रोल हो गया तो वो क्या नहीं कर सकता। और उसके पास खुद का तेल तो है ही है। कच्चे तेल के मामले में अमेरिका की मोनोपोली हो जाएगी। यानी सारी लड़ाई इस बात की है कि कौन कच्चा तेल बेचेगा, किसे बेचेगा। अमेरिका को इस पर कंट्रोल चाहिए। अमेरिका यह सब तय करना चाहता है, जिसके लिए ट्रंप जगह जगह कूद रहे हैं। ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान के तेल पर कब्जा चाहते हैं। इसके लिए ट्रंप ने इजरायल को भी हड़का दिया, क्योंकि ट्रंप का मकसद तेल भंडार पर हमला करना नहीं, तेल पे कब्जा करना है। इजरायल ने ईरान के तेल भंडार पर भयंकर हमले कर दिए। इजरायल के हमले के बाद तेल भंडार जलने लगे और धुएं का गुबार छा गया। ट्रंप भड़क गए। इजरायल ने ईरान के 30 से ज्यादा ऑयल डिपो पर हमला किया। युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका इजरायल में यह पहला बड़ा मतभेद है। इजरायल के हमलों पर अमेरिका ने कहा कि क्या बकवास है जी। ट्रंप के एक सलाहकार ने कहा कि राष्ट्रपति को यह पसंद नहीं आया है। राष्ट्रपति ट्रंप तेल बेचना चाहते हैं, उसे जलाना नहीं चाहते। अमेरिका ने कहा कि तेल भंडार पर हमला अच्छा विचार नहीं था। भाई, अमेरिका को ईरान से तेल चाहिए, इजरायल को ईरान को खत्म कर देना है, क्योंकि उसके हिसाब से जो उसके मिडिल ईस्ट में दुश्मन है उसमें से एक को तो निपटाओ इसी बहाने। तो दोनों का मकसद यहां मिसमैच हो गया। तो ट्रंप नाराज हो गए कि अरे क्या कर रहे हो, तेल में आग काहे लगा रहे हो, वही लूटने तो निकले हैं हम। इजरायल के हमलों से ट्रंप की नाराजगी इसलिए है क्योंकि ट्रंप का प्लान इसी तेल पर कब्जे का है, जबकि इजरायल ईरान को बर्बाद करना चाहता है। ट्रंप के करीबी लिंडसे ग्राहम के बयान के बाद कुछ बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। ईरान युद्ध एक रिसोर्स वॉर है, जिसका मकसद तेल के संसाधनों पर कंट्रोल करना है। दूसरा, इस युद्ध के जरिए चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ को अमेरिका रोकना चाहता है। चीन अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वेनेजुएला और ईरान पर निर्भर है। कच्चे तेल की चाबी अपने पास रखकर अमेरिका अपना ग्लोबल डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है। यानी पूरा खेल अमेरिका को दुनिया का बाप बनाने का है। यानी पर्दे पर भले ही ईरान के खिलाफ अमेरिका युद्ध लड़ता दिख रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे का असली खेल तेल से जुड़ा हुआ है। क्रूड ऑयल ईरान की लाइफलाइन है। इसी के दम पर ईरान की इकोनॉमी चलती है। ईरान के कच्चे तेल का हब खार्ग आइलैंड है। अगर यहां हमला हो गया तो ईरान आर्थिक तौर पर तबाह हो जाएगा। खार्ग आइलैंड पर ईरान की स्टोरेज फैसिलिटी और टैंक है। यहीं पर टैंकर लोडिंग टर्मिनल और पाइपलाइन भी है। ईरान का 90% तेल खार्ग आइलैंड से निर्यात होता है। खार्ग आइलैंड फारस की खाड़ी में है। यह भी चर्चा है कि ट्रंप ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं ईरान का कहना है कि अगर ऐसी कोई कोशिश हुई तो बहुत खतरनाक अंजाम होगा। एक तरफ ट्रंप ईरान के तेल पर कंट्रोल चाहते हैं, दूसरी तरफ वेनेजुएला के गोल्ड रिजर्व पर भी ट्रंप की नजर है। वेनेजुएला का तेल तो अमेरिका के कंट्रोल में आ ही चुका है। अब वेनेजुएला के सोने के रिसोर्स को भी अमेरिका जो है अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वेनेजुएला से $100 मिलियन यानी 922 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना अमेरिका पहुंच चुका ऑलरेडी। शुक्रवार को वेनेजुएला से सोने की यह खेप अमेरिका पहुंची। यानी एक तरह से वेनेजुएला के गोल्ड की लूट हुई और गोल्ड उठाकर अमेरिका ले गया। अमेरिका के होम मिनिस्टर डग बर्गम ने इसकी पुष्टि की है। बर्गम ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला में जो कर रहे हैं उससे वेनेजुएला से लोग उनका धन्यवाद करेंगे। वहां का तेल लूट ले रहे हो, वहां का सोना लूट ले रहे हो और पब्लिक धन्यवाद देगी। गजब है भाई। ये तो डोनाल्ड ट्रंप ना हुए, ये तो गब्बर सिंह हो गए शोले वाले, कि गब्बर के ताप से तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर, और इसलिए तुम गब्बर को अनाज देते रहो। अमेरिका के ताप से तुम्हें सिर्फ अमेरिका बचा सकता है, इसलिए तुम ट्रंप को जो है सोना लूटने दो, तेल लूटने दो, नहीं तो हम तुमको मार के चले जाएंगे। यह अमेरिका का आतंकवाद नहीं है, टेररिज्म। और क्या होता है बॉस? आप वेनेजुएला से तेल और सोना एक तरह से लूट रहे हो और कह रहे हो कि वहां के लोग तुमको थैंक यू बोलेंगे। दरअसल ट्रंप वेनेजुएला को अमेरिकी कॉलोनी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वेनेजुएला में अकूत खनिज संपदा है।
अनुमान है कि वेनेजुएला में $500 बिलियन यानी 46 लाख करोड़ रुपए का सोने का अंडरग्राउंड भंडार है। वेनेजुएला में बॉक्साइट और एल्यूमिनियम जैसे मिनरल्स का भी भंडार है। वेनेजुएला में करीब 4 अरब टन आयरन ओर का भंडार है, जिसकी कीमत करीब $400 बिलियन है। इसके अलावा करीब 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस है, जिसकी अनुमानित कीमत $800 बिलियन है। यानी वेनेजुएला ट्रंप के लिए कुबेर के खजाने से कम नहीं है। वहां का लाखों करोड़ का संसाधन वो अब अमेरिका अपने लिए इस्तेमाल करेगा। और अमेरिका का ये जो इतिहास है वो ऐसा ही है, लूटने का, कसोटने का, लोगों को मारने का, आतंक फैलाने का। जहां तेल दिख जाए, जहां दूसरे का खजाना दिख जाए, वहां घुस जाओ, अपना दबदबा बनाओ। जहां कहीं भी लीडरशिप मन मुताबिक नहीं हो, अमेरिकी सेना घुसा दो, या फिर सीक्रेट तरीके से ऑपरेशन चलाओ और वहां पर लोगों को बर्बाद कर दो, सत्ता परिवर्तन कर दो। यह अमेरिका की हिस्ट्री है बॉस। 2019 की एक स्टडी के मुताबिक कोल्ड वॉर के दौरान यानी 1947 से 1989 तक अमेरिका ने 72 बार विदेशों में तख्ता पलट करने की कोशिश की। 64 बार सीक्रेट ऑपरेशन चलाए, जिनमें अमेरिका का सक्सेस रेट 40% था। जहां सीक्रेट ऑपरेशन काम नहीं आया, वहां पर सेना लेकर घुस गए और पूरा बर्बाद कर दिया। 2011 में लीबिया पर बम गिराकर तहस नहस कर दिया, वहां गद्दाफी को मार दिया, तख्ता पलट कर दिया। आज तक लीबिया तहस नहस है और उसको उसके हाल पे छोड़कर निकल लिया अमेरिका। आज भी लीबिया बर्बाद है, वहां पर सिविल वॉर है, वहां पर कोई स्थिरता नहीं है। लेकिन अमेरिका लीबिया को नहीं पूछता कि वहां क्या हो रहा है। तुम्हें तो पूरी बड़ी चिंता है ना दुनिया भर में कि लोगों को अमन शांति मिले, तो जाओ लीबिया में ठीक करो। इसी तरह 2003 में इराक में घुसा अमेरिका, बहाना बनाया कि सद्दाम हुसैन के पास WMD है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, एंथ्रेक्स, नर्व गैस जैसे हथियार हैं। यूरोप के साथ मिलकर अमेरिका इराक में घुस गया, सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया, तख्ता पलट कर दिया, सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटकवा दिया। कुछ सालों बाद इराक को उसके हाल पे छोड़कर भाग गया और वहां का तेल लपेट लिया सो अलग। अफगानिस्तान में भी यही किया। तालिबान को हटाने के लिए 2001 में अफगानिस्तान में घुसा, 20 साल तक उसको तहस नहस करता रहा, फिर सब कुछ छोड़कर भाग गया। आज की डेट में अफगानिस्तान में तालिबान का फिर से राज है और अमेरिका को अब अफगानिस्तान में क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका अपना काम निकल गया। ईरान के साथ तो अमेरिका पहले भी यही कर चुका है। 1953 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के साथ मिलकर ईरान के तब के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक का तख्ता पलट कर दिया था और ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता देकर मजबूत किया। 1989 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई तो ईरान के शाह अमेरिका भाग गए और वहां पर इस्लामिक शासन आ गया। तब से अमेरिका ईरान में तख्ता पलट में ही लगा हुआ है और अब वहां तख्ता पलट करके फिर से ईरान के शाह जैसा कोई बैठाना चाहता है। यानी अमेरिका का यह हिसाब किताब है बॉस, दुनिया में लूट खसोट करने का, पूरी दुनिया को लूटने का, अपने यहां पैसा भरने का, खजाना भरने का, यह अमेरिका का हिसाब है बॉस। और जो वो करता है वो किसी आतंकवाद से कम नहीं है, वो टेररिज्म से कम नहीं है, क्योंकि जब वो ये करता है लूट खसोट तो उसमें मासूम लोग मरते हैं और वो उसको अमली जामा पहनाता है कि मैं दुनिया की भलाई के लिए कर रहा हूं। अरे जाओ दुनिया की भलाई। और इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि ईरान जो कर रहा है वो सिर्फ ईरान की लड़ाई है, वो ईरान की लड़ाई नहीं है बॉस। कल वेनेजुएला था, आज ईरान है, कभी इराक था, दूसरे देश थे। जहां जहां अमेरिका को फायदा दिखेगा वो घुसेगा और जहां वो घुस नहीं सकता वहां पर तख्ता पलट के लिए कभी कोई आंदोलन कराएगा, कभी कुछ करेगा। यह मत सोचिए कि कोई देश बच सकता है। अमेरिका वो देश है जिसे युद्ध पसंद है, बिना युद्ध के अमेरिका रह नहीं पाता। अपनी ताकत का इस्तेमाल देशों पर कब्जा करने के लिए करता है। अब तो लोग कह रहे हैं कि अमेरिका ने करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा है। अमेरिकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट और शिकागो यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफेसर जॉन मिरशाइमर ने बड़ा आरोप लगाया है। प्रोफेसर मिरशाइमर ने कहा है कि 1971 से लेकर 2021 तक अमेरिका ने दुनिया में 3 करोड़ 80 लाख लोगों को मारा है। ये वो खुद कह रहे हैं बॉस। लेकिन ये अमेरिका का आतंकवाद नहीं है, क्योंकि वो देश बड़ा है बॉस अपने हिसाब में। वो दुनिया का नंबर 1 देश मानता है खुद को। और जब आप ताकतवर होते हैं तो किसी को मारते हैं तो दुनिया की भलाई का अमली जामा पहनाकर मार सकते हैं। क्या कीजिए, चल रहा है ये। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। क्या आपने कभी सोचा है कि फोटोकॉपी मशीन से अगर सब कुछ हूबहू कॉपी हो ही सकता है तो 100, 200, 500 के नोट भी कॉपी करके निकाले जा सकते हैं क्या? आज इसकी सच्चाई सुनेंगे तो आपको शौक लगेगा। आज इसके बारे में बताता हूं।
दरअसल किसी भी करेंसी नोट को फोटो कॉपी मशीन में डालकर कॉपी करने पर वो होता है जो आपने सोचा ना होगा। अगर आप करेंसी नोट को कॉपी करना चाहेंगे तो तुरंत मशीन एरर दिखाने लगती है। जब कोई नोट रखकर प्रिंट करने की कोशिश करता है तो ज्यादातर नए प्रिंटर और फोटोकॉपी मशीनें आज की डेट में रुक जाती हैं। वे पूरा नोट नहीं छापती या सिर्फ आधा अधूरा प्रिंट करती। कई बार स्क्रीन पर मैसेज आता है कि यह गैर कानूनी है। यह सब स्मार्ट टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। भारतीय और दूसरे देशों की करेंसी पर यूरियन पैटर्न बना होता है। इन्हीं यूरियन पैटर्न की वजह से प्रिंटर इन्हें छापने से मना कर देते हैं। ये पैटर्न हमें पीले, हरे और नारंगी रंग के घेरों के रूप में दिखाई देते हैं। प्रिंटर और फोटोकॉपी मशीनें इन पैटर्न को पढ़ लेती हैं और नोट प्रिंट नहीं करती। नए जमाने के प्रिंटर इस तरह से प्रोग्राम किए गए होते हैं जो यूरियन पैटर्न को पढ़कर छापना बंद कर देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नकली करेंसी पर रोक लगाई जा सके। तो पुराने जमाने में भले होता होगा, लेकिन नए जो लॉट आए हुए हैं उसमें आप इस तरह से नोट को फोटोकॉपी या प्रिंट नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप नोट को कॉपी या प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। वैसे भी ऐसे गैरकानूनी हरकतों में दिमाग लगाने से अच्छा है उस दिमाग को बेहतर जगह लगाइए। सफलता आपके पास आएगी, पीछे पीछे नोट खुद ब खुद आ जाएगा। कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए पाठशाला में इतना ही।